ठीक है। तो कल ही के टॉपिक को हम कंटिन्यू करके इसे किससे रिलेट करेंगे हम, इंटरनेशनल रिलेशन। देखिए कल तक के मैंने आपको बता दिया कि वहां पे जो प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, लेडीज थी, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल रहे थे, हमने उसे क्या बोला था, स्टेट काउंसिलर। हमने क्यों स्टेट काउंसिलर बोला उन्हें, क्योंकि 2010 में वहां पे मिलिट्री ने ऐसा एक्ट पास किया था कि जो भी लेडीज हो, जो भी जेंट्स हो, फिलहाल तो हम लेडीज ही कंसिडर करते हैं, कि जो भी लेडीज है अगर वो कोई फॉरेनर से शादी करती है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, अगर कोई दूसरे कंट्री के व्यक्ति से शादी करती है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो मैं आपको पास्ट पे लेके जाता हूं। क्या बताया था पहले मैंने कि म्यांमार पहले किसके कंट्रोल में था, सबसे पहले किसके कंट्रोल में था, सबसे पहले इधर इंडिया था, तो सबसे पहले इसके ऊपर कंट्रोल किसका था, ब्रिटिश। किसका कंट्रोल था, ब्रिटिश। फिर हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, इस पे किसने कब्जा कर लिया, जापान ने। किसके ऊपर, म्यांमार के ऊपर। फिर लोकल मिलिट्री, जैसे कि यहां पे मध्य प्रदेश है, यहां मान लेते कोई और हुकूमत चला रहा है, इस पे चला रहा है यूपी, मान लेते अलग अलग कंट्री, यूपी चला रहा है इसके ऊपर हुकूमत, यहीं से कोई लोकल मिलिट्री, लोकल मिलिट्री मतलब नॉर्मली जो लड़ने वाले मिलिट्री रहते हैं, उसने क्या किया, टीम बनाया। यहां हम लिख देते हैं लोकल मिलिट्री। लोकल मिलिट्री ने क्या किया, लोकल मिलिट्री ने मदद ली या टीम बनाया, ठीक है, या हेल्प ली। हम किससे लिया उसने हेल्प, यूएसए प्लस यूके, अमेरिका से और इंग्लैंड से क्या लिया उसने, मदद लिया। और उसके बाद क्या किया उसने, जापान को हरा के उसे वापस भेज दिया। मतलब किसके अंडर में शासन आ गई है, लोकल मिलिट्री। हम मिलिट्री को मानते, ठीक है। यहां का जो हेड था, कमांडर इन चीफ, क्या बोलते हैं उसे, कमांडर इन चीफ मिलिट्री का, उसे क्या बोलते हैं हम, फादर ऑफ म्यांमार। क्या बोलते हैं उसे हम, फादर ऑफ म्यांमार, ठीक है। अब ये जो कंट्री था थोड़ा सा इसमें अजीब था। अजीब मतलब बिल्कुल अपने कंट्री जैसा। जैसे कि अपने कंट्री में बहुत लोगों का बोलने का तरीका अलग है, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, हैबिटेट अलग है। सिमिलरली म्यांमार में 130 प्लस इथनिसिटी थी। कैसे हम बता सकते हैं, इसमें लैंग्वेज डिफरेंट होंगी, हैबिटेट डिफरेंट होंगी, कल्चर डिफरेंट होंगी, उनका जो प्रैक्टिस होता है, जैसे रिलीजियस प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे हम खुद हिंदू है, आप सभी मान लो कि हिंदू, तो भी क्या होते हैं, आपके तरीके अलग होते हैं पूजा करने के, जो भी रिलीजियस व्हाटएवर, ठीक है, रहेगा ध्यान। उसमें कितने थे, 130 प्लस। मेजॉरिटी थी बमार की, जैसे अपने इधर हिंदू है, वहां पे मेजॉरिटी क्या थी, बमार की। और ऐसे माइनॉरिटी में जैसे मॉन था, और मान लेते ऐसे कितने थे, 130 प्लस, इतना याद है। अब ये जो फादर ऑफ म्यांमार था, ठीक है, फादर ऑफ म्यांमार, उसने क्या बोला, उसका नाम क्या था, एंड सेंट। इसने क्या बोला, या इसने क्या किया, एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट किया। क्या किया उसने, हिस्टोरिक एग्रीमेंट विथ होम, इसने किया हिस्टोरिक एग्रीमेंट किसके साथ, ये जो 130 प्लस इथनिसिटी है उसके साथ। क्या बोला उसने, मुझे या हमें कैसा देश चाहिए, फेडरल नेशन। फेडरल नेशन जैसा अभी अपना है, पावर क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। समझ रहा है क्या, मिलिट्री में क्या होगा, मिलिट्री के हाथ में पूरी अथॉरिटी रहेंगे, बट जैसे अपना फेडरल नेशन है, इसमें क्या होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और आपने नॉर्मली सुना होगा, जो मिलिट्री के अंडर में कंट्रीज होती है उसकी ग्रोथ नहीं हुई है, वहां पे झगड़े फसाद ज्यादा होते हैं, तो कैसा चाहिए था उन्हें, फेडरल नेशन, साथ ही साथ कैसा चाहिए था, डेमोक्रेटिक। समझ रहे हो क्या, डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातंत्र, ठीक है। फेडरल मतलब पावर क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। क्लियर है इतना। फिर हिस्टोरिक एग्रीमेंट होने से पहले ही, हिस्टोरिक एग्रीमेंट होने से पहले ही उन्हें मार दिया गया। क्या किया, उन्हें एसेसिनेट कर दिया, जान ले ली उन्हें। क्यों जान ले ली, वहां पे जो बमार है वो करीबन है 65 से 70%। अब एक सीधी बात आपसे पूछता हूं, मान लो आप सब हिंदू या कोई और, देखो कास्ट को हम नहीं ला रहे बीच में, फिलहाल हम समझने के लिए बोल रहे। मान लो आप कोई एक कास्ट के हो और एक दो नॉर्मली कोई दूसरे कास्ट के, तो
तो नॉर्मली पीपल की क्या थिंकिंग होती है कि जो मेजॉरिटी है तो रूल किसका चलेगा, शासन किसका चलेगा, हम लोगों का। हम देते क्या वो सिंगल या डबल को, नहीं देते। तो ये लोग क्या चाहते थे बमार वाले कि भैया अथॉरिटी किसके हाथ में रहे, हमारे हाथ में। पर जो फादर ऑफ नेशन थे, फादर ऑफ म्यांमार, उनका क्या कहना था, हम कैसे बनाएंगे फेडरल नेशन। फेडरल नेशन मतलब पावर क्या होना चाहिए, सबको डिस्ट्रीब्यूट, जैसे कि हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में या पार्लियामेंट में कुछ कुछ रिजर्वेशन है, एससी एसटी, अरे हाँ या ना, वैसे ही सिमिलरली ये चाहते थे फादर ऑफ नेशन, इसलिए इनके क्या कर दी गई है, मृत्यु कर दी गई थी, इन्हें मार दिया गया था। यस अब बेटा मारा कैसे गया था, इतना का मिलिट्री वालों ने, मिलिट्री वालों का तो हेड ही था, उसमें कोई व्यक्ति ने उसे मार दिया होगा। अब कैसे मारा वो उतना अपन डिटेल में नहीं जाएंगे, अपने को क्या मर गया था वो इंपॉर्टेंट, क्लियर रहेगा, इतना यहां तक समझा। अब इसी के माध्यम से मैंने आपको कुछ ग्राफ बताए थे। ग्राफ किस लिए बताए थे कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट्स, सेंटीमेंट से हम बोल सकते हैं या नॉर्मली ग्रोथ या फ्रीडम या इकोनॉमिक का हम क्या बोल सकते हैं, जीडीपी में ग्रोथ आ रहा था। ये देखो एक थोड़ा सा आपको नॉर्मली बताता हूं, जब जीडीपी सबका वर्ल्ड वॉर के बाद बढ़ रहा था, क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जैसे इसे मान लेते हैं हम सिंगापुर मान लेते हैं, ठीक है, इसे मान लेते हैं मलेशिया मान लेते हैं, ठीक है, आजू बाजू में ही है, मलेशिया मान लेते, इसे मान लेते हैं इंडोनेशिया। समझ रहा है क्या, सिर्फ समझो। और जो म्यांमार है उसका ग्राफ काफी नीचे था, इसे हमें डायरेक्टली समझ रहा है, जो कंट्री की ग्रोथ थी वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी, मतलब वो पेस में, वो स्पीड में ग्रोथ नहीं हो रही थी। समझ रहा है क्या, देखो ऐसे से ऊपर जाना मतलब ज्यादा ग्रोथ होंगी, पर इसकी उतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी। इतना क्लियर है, ठीक है। फिर मैंने आपको इसके बाद बताया था कि मिलिट्री रूल जो हुआ उसका टाइम पीरियड बताया था। क्या बताया था आपको मैंने, मिलिट्री रूल का टाइम पीरियड। जैसे कि हमने ऑफिशियली बोला, देखो डेट कहीं कहीं पे थोड़ा सा मिसमैच है, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ म्यांमार, गूगल के हिसाब से चले तो 4 जनवरी 1948 में ऑफिशियली म्यांमार क्या हो गया था, इंडिपेंडेंट। जैसे कि इंडिया 15 अगस्त 1947, क्लियर है, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947, क्लियर है। वैसे ही म्यांमार जो है उसका ऑफिशियल डेट क्या है, कहीं पे 4 जन दिया है 1948, कहीं पे जुलाई दिया है। फिलहाल हम गूगल के हिसाब से चलेंगे, जो क्या है 4 जन 1948, ठीक है। इस टाइम पे क्या हुआ, ऑफिशियली म्यांमार क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, क्लियर है। उसका हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। देखो इधर के ईयर फिलहाल हम कंसिडर करते हैं, कोई भी पहले के ईयर एडी में चल रहे, ठीक है, इतना समझता ना, आफ्टर क्रिस्ट। ये 1948, यहां पे क्या हुआ, म्यांमार क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, ठीक है। अब 1948 से 1962 समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट सब पेन नीचे रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा हूं मैं, 1948 से 1962, ठीक है, ये था डेमोक्रेटिक कंट्री। कैसा था, डेमोक्रेटिक कंट्री था, मतलब प्रजातंत्र, ठीक है। बट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फेडरल पावर नहीं थी या फेडरल नेशन नहीं था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ये इस टाइम पे डेमोक्रेटिक था, प्रजातंत्र था, बट फेडरल जैसा कुछ नहीं था, फेडरल जैसा कुछ नहीं वहां पे था। फेडरल मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू ए स्पेसिफिक कास्ट। जैसे कि हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो अपने इसमें हिंदू मानते हैं ज्यादा है, अपन सबसे कम या पिछड़ा किसे मानते हैं, एससी एसटी को मानते हैं। तो वैसा समझ लो कि उन्हें हक नहीं था कि उन्हें रिजर्वेशन मिले या उन्हें राइट्स मिले। गेट इट, इतना क्लियर है। अब 1962 में क्या हुआ, पहला मिलिट्री कोप हुआ, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक कंट्री था, जो प्रजातंत्र था, उसे क्या किया गया, बंद कर दिया गया, हटा दिया गया, और कौन सा आया, मिलिट्री रूल। क्या आया, मिलिट्री रूल। यहां पे जो मिलिट्री रूल आया वो कौन से कारण से, कारण भी देना पड़ता है कि भैया मिलिट्री रूल क्यों आया, तो उन्होंने कारण दिया
कि 130 प्लस जो इथेनिसिटी है, ठीक है, ये आपस में झगड़ रहे हैं, इससे डिसरप्ट हो रहा है और इससे क्या होगा, कंट्री में इंस्टेबिलिटी आएगा। क्लियर है? रीजन वो दे दिया उन्होंने, और यहां पे क्या कर दिया उन्होंने, मिलिट्री को पे मिलिट्री रूल क्या हो गया, चालू हो गया। इतना क्लियर है? अब यहां से लेके गाड़ी चली 2010 तक के, ठीक है, 1962 से 2010 तक के ये मिलिट्री के अंदर में रहा, ठीक है, मिलिट्री रूल के अंडर में रहा। अब इसमें जो खिचड़ी बनी है, अब एक व्यक्ति तो यहां से यहां तक के रूल नहीं कर पाता है, तो हमने 3 जनरल लिखे थे, जनरल कमांडर या कमांडर इन चीफ। पहला क्या था, कमांडर इन चीफ ने विन। इनका टाइम पीरियड कितना था, 1962 टू, ठीक है, इतना टाइम क्या चला मिलिट्री के अंदर। तो उसमें से जो पहला कंट्रोल करने वाला था, पहला अपना लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवाने वाला था, वो क्या था, कमांडर इन चीफ नेवी। समझ रहा है? सेकेंड कमांडर इन चीफ कौन था, शॉ, क्या है, सॉमोंग, बेटा याद नहीं है क्या आपको? टाइम पीरियड है बेटा, नाम क्या था उनका, नाम बताओ उन्हें, सॉमोंग। सॉमोंग, इनका पीरियड कितना था, 1988 से 1992। क्लियर है? थर्ड हमने बोला कि थर्ड जो था कमांडर इन चीफ, क्या नाम था उनका, थान शॉ। ठीक है, ऐसा कुछ था, थॉन शॉ। इनका जो पीरियड था ये कितना था, 1992 से कितना था ये, 2011, मतलब 2010 तक के गया, मतलब 11 तक के हम बोल सकते हैं, 2011 तक के, यहां 2011 तक के बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखा जाए मोटा मोटी करके या कैलकुलेट करके, तो इस बीच में कितना, करीबन 50 साल होता है। ठीक है, 50 साल मिलिट्री का रूल चला। उसमें से क्या हुआ, ये 3 कमांडर इन चीफ अपनी, एक होता है रिटायरमेंट होने के बाद ये आए, उनके बाद उनकी डेथ या रिटायरमेंट हुआ होगा तो ये आए होंगे। ठीक है, अब इनमें समझने वाली और ट्विस्ट वाली बात क्या है कि आपने मॉनेटाइजेशन हुआ था इंडिया में, नोटबंदी हुई थी, सुना है आपने? तो ऐसा नहीं कि इंडिया में ही नोटबंदी हुई, म्यांमार में भी नोटबंदी हुई। नोटबंदी 3 टाइम हुई। कितने टाइम हुई? उसमें से एक यूनिक है, वो यूनिक का पर्सन ने, ये जो नेविन है, जनरल नेविन, इन्होंने कुछ यूनिक किया था। क्या यूनिक किया था देखते हैं। इन्होंने क्या किया था, जैसे अपने इंडियन करेंसी पे 1 होता है, 10 होता है, 100 होता है, 500 होता है, चलता है मल्टीपल, ऐसा होता है 1, 100, आपने डॉलर भी देखा होगा, $1000, $100, $1। पर ये जो नेविन जनरल है या कमांडर इन चीफ, इन्होंने जो डिमोनेटाइजेशन किया था, न्यू नोट जो प्रिंट करवाया था, उनके ऊपर नंबरिंग क्या थी, 45, 90। अब आप बोलेंगे सर ऐसा नोट तो हमने भी कभी नहीं देखा। तो ये यूनिक काम था, किनका काम था, नेविन का। और इसमें सुनो सबसे रियल फैक्ट और सबसे मजेदार बात, नेविन ने ये करेंसी की नोट इसलिए किया था क्योंकि उनके जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो हाथ देखते या रेखाएं बताते अपनी, उन्होंने बोला था कि आपका 9 जो है वो क्या है, फेवरेट नंबर। इसीलिए नेविन ने जो करेंसी प्रिंट करवाई थी वो 9 का मल्टीपल था। क्या था वो, 9 का मल्टीपल था। इतना क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्या बनाए थे, ये टाइम पीरियड बता दिया आपको मिलिट्री रूल में क्या हुआ। अब इस बीच में भी कुछ कुछ ट्विस्ट हुआ। इतना क्लियर है ना? अब इस बीच में क्या ट्विस्ट हुआ वो देखते हैं। एक बार क्या हुआ, सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल बढ़ चढ़ के, लेडीज जेंट्स सबने बढ़ चढ़ के प्रोटेस्ट किया। जैसे कि अपने सिंधु बॉर्डर पे चल रहा है, फार्मर्स क्या करे, प्रोटेस्ट करे। प्रोटेस्ट मतलब आंदोलन कर रहे, आंदोलन कर रहे होंगे, वो किस लिए कर रहे हैं, वो कोई एक्ट को रिपील करने के लिए। वैसे ही यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे फॉरवर्ड कि हम लोगों को अब चाहिए डेमोक्रेसी। क्या चाहिए हमें, डेमोक्रेसी। क्या चाहिए हमें, डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ऐसा ही एकदम से बिल्कुल बढ़ चढ़ के, जिसे हमने बोला था प्रो डेमोक्रेसी, क्या बोला था, प्रो डेमोक्रेसी, ये म्यांमार में हुआ। वहां पे स्टूडेंट, बच्चे, बूढ़े सबने बढ़ चढ़ के क्या किया, आंदोलन किया, प्रोटेस्ट किया। वो डेट क्या थी,
8888। इसका मतलब क्या होता है 8 अगस्त 1988। क्लियर रहेगा। यहां पे क्या क्या मिलिट्री रूल ने या मिलिट्री कमांडर ने या मिलिट्री के लोगों ने बहुत ज्यादा खून बहाया। किसका खून बहाया? जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसीलिए ये फेमस है नंबर 4 टाइम्स 8, 8 अगस्त 1988। क्लियर है? पक्का। अब इस टाइम पे क्या हुआ, जो फादर ऑफ नेशन थे, क्या बोला हमने? फादर ऑफ नेशन, एंग सैन, फादर ऑफ नेशन। इनकी एक बेटी का नाम था आंग सैन सू की। ठीक है। इनका नेचर क्या था कि इन्होंने बोला था कैसा चाहिए हमें नेशन, कैसा बनाना है? फेडरल नेशन। फेडरल नेशन इज नथिंग बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर टू ऑल। टू ऑल मतलब माइनॉरिटीज रहेंगी, मेजॉरिटीज रहेंगी, सिंगल पर्सन भी रहेगा तो उसे क्या मिलेगा? हक मिलेगा फॉरवर्ड कि वो अपनी बात रख सके। जैसे कि अपने इसमें रिजर्वेशन दिया जाता है। क्लियर है? इतना क्लियर रहेगा। अब इन्हें तो मार दिया गया, तो क्या इनकी जो डॉटर है, क्या उन्होंने कुछ किया? तो आपको सीधी बात बता दो कि ये जो है ये पॉलिटिक्स से बहुत दूर थी। इन्हें कोई पॉलिटिक्स से लेन देन नहीं था। इन्होंने दिल्ली से थोड़ी पढ़ाई की, फिर ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड से फिर वो ब्रिटेन में शिफ्ट हो गई और यहां पे उनकी शादी हो गई थी। समझ रहा क्या बोला मैंने? ये जो थी उनकी डॉटर, इन्हें कोई देश से कोई इतना ये नहीं था। ये गई भैया दिल्ली में पढ़ाई की इन्होंने, उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी, उसके बाद ब्रिटेन में चले गई और वहां पे शिफ्ट हो गई अपने हस्बैंड के साथ। वहां शादी हो गई उनकी ब्रिटेन में कोई लड़के के साथ, वहीं क्या हो गई? वो शिफ्ट हो गई। वो बहुत दूर थे। पर क्या हुआ, जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था, तब जो ये आंग सान सू की थी, ठीक है, ये उस टाइम पे म्यांमार में थी। अब बोलोगे सर म्यांमार में क्यों थी? तो वहां पे अपनी मम्मी की देखभाल कर रहे थे। क्या कर रहे थे? अपनी मम्मी की देखभाल। अब ये बात सबको पता चले कि ये जो सू की है ये कौन है? ये तो फादर ऑफ नेशन की क्या है? बेटी है। तो लोगों ने क्या किया? इन्हें लीडर बनने के लिए बोला। क्या बोला उन्हें? लीडर बनने के लिए। और सू की क्या बन गई? उनकी लीडर बन गई। क्या बन गई? उनकी लीडर। इतना क्लियर है? अब लीडर बन गई। जब वो पहला स्पीच दे रही थी अपना, तब करीबन 5 लाख लोग उनको सुनने के लिए प्रेजेंट थे। सोचो 5 लाख लोग उनका स्पीच सुनने के लिए, या उनका जो प्रोटेस्ट था, या उनके सपोर्ट में थे। इतना क्लियर है? अब क्या हुआ, ये सब प्रोटेस्ट होने लग गया। जैसे कि इंडिया में क्या होने लगा, बहुत ज्यादा जब दंगा फसाद होने लग गया, तब ब्रिटेन को भी डर लग गया, यूके को भी डर लग गया, ब्रिटिश जो उनको भी डर लग गया। इसीलिए उन्होंने क्या बोला, ठीक है हम भारत छोड़ रहे। कब? जब बहुत ज्यादा हो गया, एक लिमिट के बाहर हो गया। वैसे क्या हुआ, यहाँ के जो लोग थे म्यांमार के, बिल्कुल है ना, बिल्कुल फॉर्म में आ गए कि भैया तुमने हमारे लोगों को मारा, ब्लडशेड हुआ, अब तो हम नहीं छोड़ने वाले। तो क्या हुआ, वहां पे मिलिट्री ने सोचा कुछ थोड़ा सा अलग, ठीक है हम इलेक्शन करवाएंगे। हम क्या करवाएंगे? इलेक्शन करवाएंगे। हम रेडी है इलेक्शन के लिए। पर इलेक्शन में समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन हुआ फिर 1991 में। कब हुआ इलेक्शन? 1991 में। अब नॉर्मल सी बात है, सू की को आए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। इनफैक्ट वो वहां पे ज्यादा रही भी नहीं थी। स्टडी वगैरह, मैरिज वगैरह, फैमिली सब बाहर है उनका, सिर्फ मॉम थी यहाँ पे। तो क्या था, उनसे तो इतना कांटेक्ट भी नहीं था। स्टिल वो इलेक्शन जीत गई। अब इसका समझो कि इससे हुआ क्या। मिलिट्री ने इलेक्शन इसलिए करवाया क्योंकि मिलिट्री को पता था ये तो आज की आई है, जैसे अपन नॉर्मली बोलते हैं ये तो अभी अभी आई है, ये क्या कर लेंगे, और हमारा जो मिलिट्री शासन चल रहा है वो तो काफी बड़ा है। समझ रहा है क्या? इलेक्शन इसीलिए कराया, बट इलेक्शन में हो गया उल्टा। इलेक्शन में कौन जीत गई? सू की जीत गई। ठीक है, इससे मिलिट्री को लग गया झटका। उसने क्या किया, वोट फ्रॉड के नाम से, समझ रहा है क्या, वोट फ्रॉड या इलीगल वोटिंग, ये सब बोल के उसने क्या कर दिया, जो ये थी सू की, इसको 20 साल के लिए हाउस अरेस्ट करवा दिया। समझ रहेगा क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है,
सुकी को 20 साल के लिए क्या कर दिया, हाउस अरेस्ट करवा दिया। और जो सुकी जीती थी उसका जीत ना मान के मिलिट्री ने अपना रूल क्या कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। रहेगा क्लियर? ठीक है, इतना क्या क्या इससे मिलता है पॉइंट आप कॉपी पे मेंशन करो और जल्दी करो। आज अपने को इससे रिलेट करना है इंटरनेशनल रिलेशन से। मैं 3 मिनट का टाइम देता हूं। जिन्होंने थोड़ा लग रहा है कि तेज हो गया तो इसका एक वीडियो पहले बन चुका है, आपको मिल जाएगा 1-2 दिन में, या आज बोल के मैं करवा देता हूं। ठीक है, तो इसमें से जो समझ रहा है दैट्स ओके। अगर आपको नाम भी दिख रहे होंगे, जो समझ रहा है उसे आप नोट डाउन करो और अपने लैंग्वेज में, और किसी को डाउट होगा तो वो मुझसे पूछ सकता है। एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? बेटा सभी को आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है बेटा टॉपिक? ओके क्या होगा बेटा? यस देखो वो क्या हो गया, इलेक्शन जीत गई। अब सीधी बात है वो रहती है अगर बाहर में, ठीक है, तो भले उसे हाउस अरेस्ट नहीं करते, अगर उसका हम बोलते कि नहीं भैया तू नहीं जीता है, तेरे को हम जीत नहीं मानते, अगर वो बाहर आती फिर क्या करती वो, और लोगों को मोटिवेट करती, और लोगों को, जैसे अपने इधर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, तब क्या करते थे अपने जो नेता वगैरह जैसे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, इनको क्या करते थे, जेल में बंद कर देते थे। क्यों बंद कर देते थे? ताकि लीडर ना रहे तो क्या हो जाए, उनकी जो सेना है, जो नॉर्मल पीपल है, वो क्या ना करे, विद्रोह ना करे, उन्हें डरा धमका के तो हम रख लेंगे। इसलिए इन्हें क्या कर दिया, हाउस अरेस्ट। क्या कर दिया इन्हें? हाउस अरेस्ट। क्यों कर दिया? क्योंकि ये बाहर रहेंगे, इधर के लोग नहीं बोलेंगे तो उधर के लोग बोलेंगे, उधर के नहीं तो उधर बोलेंगे। सीधी बात है ना, अपोजिशन तो आएगा ही, और अपोजिशन आएगा तो एज अ मिलिट्री रूल को भी एक क्या है, धचका पहुंचता। क्यों पहुंचता? क्योंकि जब लोग लिमिट के बाहर चले जाते तो हो सकता है वो क्या कर दे, मिलिट्री वाले लोगों को भी क्या कर दे, मार दे। समझ रहा है क्या? और नॉर्मल सी बात सोचो, मिलिट्री में लोग कौन से जाते होंगे? नॉर्मली पीपल ही जाते होंगे ना। तो अगर उन्होंने बोल दिया कि नहीं हमको मिलिट्री के साथ नहीं रहना, तो मिलिट्री में रूल कौन करेगा? इसलिए जो लीडर है उनको क्या कर दो, बंद कर दो, उनसे कोई नहीं मिल सकता, उनको हाउस अरेस्ट में रख दो। बमार, या उसे बर्मन बोलते हैं, या बर्मार, ऐसा लिख दो। उसमें क्लियर हो रहा है क्या? ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट आ रहा है क्या? किसी भी 1% भी डाउट हो कि सर ऐसा क्यों ऐसा क्यों, हम क्लियर कर सकते हैं, बट व्हाट वी नीड इज ए क्लियरिटी ऑफ टॉपिक, कंसेप्ट क्लियरिटी। ऐसा नहीं कि रट लिया, पेपर में आ गया, यहां आ गया, वहां आ गया, रट लिया, कोई वीडियो देखा वहां से छापा छापी कर ले, नहीं, क्लियरिटी की स्टोरी जैसे याद रखेंगे वैसे भी हम नॉर्मल स्टूडेंट टीचर कितना क्या याद रखेंगे, ठीक है। यस बेटा, बुर्मा बोलते थे। मुझे ईयर याद नहीं आ रहा, कौन से ईयर में बुर्मा का नाम चेंज किया गया म्यांमार? मुझे ईयर ध्यान में नहीं आ रहा, कौन सा ईयर था? तो ये सब आपके लिए टास्क है कि आप नॉर्मली अगर उसे देखोगे तो इसे भी थोड़ा सा पढ़ लेना, रिवाइज आउट कर लेना। और इसके ऊपर क्वेश्चन आज मैं शाम को थोड़े लेवल का दूंगा, ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल रिलेशन हमें पेपर में तो नहीं आता है, प्री में भी नहीं आता, स्टिल थोड़ा सा मैं आपको दूंगा कि आपको चीजें याद है क्या, ठीक है। 48 तक ब्रिटिश रूल था उधर। कहां पे? 48 तक के ब्रिटिश रूल नहीं था, पहले था ब्रिटिश रूल, उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, जापान ने अपना कब्जा कर लिया, ठीक है, जापान ने कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि जो लोकल मिलिट्री थी वहां की, ठीक है, लोकल मिलिट्री मतलब नॉर्मली जो रहते हैं, उन्होंने क्या किया, मदद ली या अलायंस बनाए या टीम बनाए, किसके साथ, यूके से और यूएसए से। फिर उन्होंने टीम बना और किसको हरा दिया, जापान को हरा दिया, ठीक है। वो तभी इंडिपेंडेंट तो हो गई थी 1947 में, बट एक्चुअल में जो हम बोलते नहीं क्या कि ऑफिशियल इंडिपेंडेंस का डेट मैंने आपको दिया है 4 जनवरी 1948। तब क्या होगा, ऑफिशियल इंडिपेंडेंट, अंडर किसके कंट्रोल में था, वो जो मिलिट्री कमांडर है, लोकल मिलिट्री थे वो। क्लियर है क्या? और सबसे मेन चीज याद रखने वाली बात क्या है इसमें, ये 4 × 8, इसका मतलब क्या होता है
जो प्रो डेमोक्रेसी का प्रोटेस्ट हुआ था, कहां पे? म्यांमार में, जहां पे बढ़ चढ़कर स्टूडेंट ने भी पार्टिसिपेट किया था, स्टूडेंट, लेडीज, एवरीवन। उसकी डेट क्या है? 4 अगस्त 1988। याद रखना, काम में है, काम का है वो। मिटा दो, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले सकता है। देखो ये तो कल का ही था जो अपन ने रिवीजन किया। यस, एनीवन फ्रॉम ऑफलाइन ऑनलाइन, एनी डाउट? बेटा ऑनलाइन में मेरी आवाज आ रही है सभी को? ओके, ठीक है। तो अब आते हैं हम थोड़ा सा उसी को रिवीजन के साथ में लेके आगे बढ़ते हैं। क्या बोला मैंने कि इनका 1962 से 2011 तक के क्या चला? मिलिट्री रूल चला। उसमें 3 मिलिट्री क्या, जैसे रिटायरमेंट बोल सकते हैं, उनकी डेथ हो गई होंगी। पहला हमने बोला कमांडर इन चीफ नेवी, ठीक है। सेकंड हमने कौन सा बोला? सॉमॉम, ठीक है। परेड हम देखते हैं, पहला था 1962 से 1988, सेकंड था 1988 से 1992, थर्ड थॉर्न शो, और उनका टाइम पीरियड क्या था? 1992 से 2011। अब इस यस इनकी डेथ हुई थी 19 जुलाई 1947। जो फादर ऑफ म्यांमार थे, किसकी बात कर रहे हैं? फादर ऑफ म्यांमार, उनकी डेथ कब हुई थी? 19 जुलाई 1947। क्लियर है। और इंडिपेंडेंट का डेट क्या हमने बोला? 4 जैन 1948, ऑफिशियल डेट। गेट इट? ऑफिशियल डेट है। इंडिपेंडेंट तो पहले भी हो गया था, बट ये ऑफिशियल डेट है, ठीक है। एवरीवन क्लियर? चलो आगे देखते हैं। हमने क्या बोला कि 1991 में जो पहला इलेक्शन हुआ, ठीक है। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर थोड़ा सा। जैसे हमारी भाजपा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, उसके टर्म्स में हम समझते, ठीक है। एक एनएलडी जो ये पार्टी है, इसकी जो हेड है वो कौन थी? आंग सान सू की, ठीक है। ये क्या थी? इसकी हेड थी, या जो पार्टी को ये रूल कर रही थी वो ये पार्टी थी। जो मिलिट्री थी, समझना, पार्टी तो बहुत सारी होती है, नॉर्मली हम समझते हैं, ठीक है। पर इसमें मिलिट्री क्या दिमाग लगाती थी? देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले कौन थे? मिलिट्री वाले। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाया था? ठीक है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया था कि पार्लियामेंट जो है, जैसे अपना नॉर्मल राष्ट्र भवन है, पार्लियामेंट में 25% रिजर्वेशन, समझो, हाँ लिखना बाद में, 25% रिजर्वेशन मिलिट्री के लिए रहेगा। पहला मुद्दा। अगर आपको कोई भी एक्ट लाना है, चेंज करना है, दैट अफेक्ट्स रूल या पावर, जो रिस्ट्रिक्ट करता है पावर को या रूल को, मिलिट्री को अफेक्ट करेगा, वहां पे आपको चाहिए 75% से मोर देन वोटिंग, ठीक है। मिलिट्री ने कैसा गेम खेला? भैया 25% हमारे लिए रिजर्वेशन है, कहां पे है? पार्लियामेंट में। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 75% से ज्यादा वोटिंग करानी पड़ेगी। समझ रहा है क्या? जैसे अपन है यहाँ पे, हम 2 लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं, हम बोल रहे हैं कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तो हम क्या करेंगे? 50% से ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। पर यहाँ कैसा नियम था कि 25% मिलिट्री के लिए रहेगा, और जो 75% से ज्यादा अगर आपको मिला तो कोई एक्ट आप चेंज कर सकते हो। मतलब इसका साफ साफ है कि आप कोई भी एक्ट चेंज नहीं कर सकते बिना मिलिट्री के वोटिंग से। समझा? आप कोई भी एक्ट चेंज नहीं कर सकते हो बिना मिलिट्री के वोटिंग से, बिना मिलिट्री के मन से या उनके बातों से, जो भी था। अब मिलिट्री और क्या करती थी? मिलिट्री अपनी अलग से पार्टी भी बना लेती थी। 25% रिजर्वेशन है और अलग से पार्टी बना लेती थी, जैसे कि यूएसडीपी, यूनियन सॉलिडेरिटी, ऐसा कुछ नाम है। ये कुछ इन्होंने पार्टी बना ली, और ये पार्टी बनाई तो यहां पे क्या हो जाएगा? जो मिलिट्री वाले लोग हैं वो भी यहां पे वोट करते हैं। अब वहां वोट करेंगे तो
25% रिजर्वेशन पहले से मिलिट्री का, यहां पे भी कुछ आ जाएगा, मतलब नॉर्मल सी बात है कि 75% से क्या रहेगा, कम रहेगा। तो कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ ना ही तुम इंप्लीमेंट करा सकते हो, ना ही तुम चेंज करा सकते हो। क्लियर है क्या? जो 1991 में हुआ वोट फ्रॉड के नाम से, या 1% ने 10 वोट कर दिया, ये सब झूठा इल्जाम लगा के जो लीडर है अपनी सू की, इसे क्या कर दिया, हाउस अरेस्ट। ठीक है, और मिलिट्री रूल क्या हो गया, कंटिन्यू चलने लगा। क्लियर है इतना? अब 2000 आया 10, 2000 कौन सा आया, 10, 2010 आया जहां पे मिलिट्री ने ऐसा बोला कि ठीक है हम कुछ अपने पावर को क्या करेंगे, कम करेंगे। क्या करेंगे, कम करेंगे। पर उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ लिखा या लॉ रखा। कौन सा लॉ, बताता हूं आपको। जो भी लेडीज है, जो भी लड़की है, फिलहाल मैं सूकी के माध्यम से बता रहा हूं, जो भी लड़की है अगर उसे पीएम बनना है, अगर उसे इलेक्शन लड़ना है, तो वो कभी भी फॉरेनर से शादी की हुई नहीं रहना चाहिए। पर हम देख चुके हैं कि सू की कहां पे सेटल थी, ब्रिटेन में, वहां पे उनके हस्बैंड भी थे। क्लियर है? मतलब साफ साफ ये नियम 2010 में लाया गया था ताकि सू की जो है वो क्या ना कर सके, कॉन्टेस्ट नहीं कर सके। समझ रहे हैं? ठीक है। अब ये बात सुन के जो एनएलडी पार्टी थी, ये इलेक्शन ही नहीं लड़े, ये इलेक्शन ही नहीं लड़े, तो पावर में कौन आ गई होंगे, फिर से कौन आ गई पावर में, मिलिट्री। क्लियर है क्या? ठीक है। अब आया 2015, पांच साल बाद टर्म आता। अब आया 2015, 2015 में बोला गया कि हम थोड़ा डेमोक्रेटिक के हिसाब से इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है, कैसा लड़ेंगे, डेमोक्रेटिक के हिसाब से। और यहां पे पावर में आ गए सू की। ठीक है, यहां पावर में कौन आ गए, सू की। पर सू की को हम प्राइम मिनिस्टर तो है, पर हम उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बोल सकते, उन्हें क्या बोला जाता है, स्टेट काउंसिलर। पोजीशन सेम है, समझना, ये मेन चीज है कि सर स्टेट काउंसिलर क्या है और पीएम क्या है। स्टेट काउंसिलर सिमिलर है, सेम है, जितनी अथॉरिटी पीएम को उतना किसको है, स्टेट काउंसिलर को। ठीक है, बस नाम में बदलाव है, इतना क्लियर रहेगा। ठीक है, कौन से साल में ये, 2015 में। अब जो टाइम पीरियड चल रहा है वो क्या है, 2021, मतलब 2020 में वो ये हुआ होगा, 5 साल बाद। 10 में देखा, अभी 15 में, अभी कौन सा ईयर आएगा, 2020 को लेके चलते हैं। फिलहाल हम कौन से ईयर में, 2020 में। ठीक है, पर ये विवाद एकदम से फरवरी में नहीं आया, एकदम से ऐसा नहीं कि भैया चलो फरवरी की 1 तारीख को चलो मोहल्ला बन गया, मारकाट हुआ, चलो मिलिट्री रूल लगा दो, ऐसा नहीं। वोटिंग कब हुई है, 8 नवंबर 2020। कौन से डेट में हुई है, 8 नवंबर 2020। इसमें क्या हुआ, ट्विस्ट वाली बात कि इसमें एनएलडी जो पार्टी है इसे मिल गए 87% वोट, 87% वोट। ठीक है, और इसमें चेंज वाली बात या ट्विस्ट वाली बात क्या है कि इनकी जो वोटिंग 87% आई है, उनमें कुछ मिलिट्री के लोगों ने भी वोट किया है। एक नॉर्मल सा आपको समझता है, कोई भी पार्टी को एकदम से 87% वोटिंग कभी नहीं मिलती, समझ रहा है क्या? जैसे अपना अगर 2019 का भी इलेक्शन देखा जाए, इंडिया का भी, ठीक है, तो उसमें आप वोटिंग देख सकते हो, कोई एकदम से इतना वोट नहीं मिलता किसी को। ठीक है, तो वोटिंग कैसे मिला होगा, जब पता लगाया गया कि जो जो मिलिट्री का एरिया है वहां से भी लोगों ने किसे वोट दिया, सूकी को, एनएलडी पार्टी को। ठीक है, और वो जीत गई। ये कब इलेक्शन हुआ, 8 नवंबर 2020, नवंबर या अक्टूबर में हुआ कुछ समथिंग। ठीक है, अब इस टाइम पे इलेक्शन हुआ, कुछ टाइम लगा होगा विनर बताने के लिए, तो विनर का जब बताया गया परसेंटेज इतना है, तब से मिलिट्री का हो गया दिमाग खराब। ठीक है, फिर उसने एलिगेशन कौन से लगाए कि भैया ये वोट फ्रॉड है, तभी से चालू है ये 8 नवंबर या दिसंबर से, पिछले साल से ही चालू कि क्या वोट फ्रॉड किया है भैया, एक बंदे ने 50-10 वोट दिया है, 5-5 वोट दिया है, तभी बोला गया कि उन्हें इतना 87% वोट है। समझा क्या, ये झूठा उनके ऊपर आरोप लगाया गया।
क्लियर है इतना? ये पहले से चल रहा था। अब आपको मैं बताता हूं एक डेट, 26 जनवरी 21। इसमें क्या किया, मिलिट्री ने प्रेस मीट बुलाया। प्रेस मीट समझती है क्या आपको? जैसे कि मान लो अपने पीएम साहब नरेंद्र मोदी, उन्हें कुछ एकदम से एक्शन लेना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, सबको बुलाओ, प्रेस मीट बुलाओ। या नॉर्मल सा अगर समझ लो मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं या डीआईजी, मेरे एरिया में मुझे पता वहां कुछ चल रहा है बहुत सालों से, मुझे पूरी आइडिया, मुझे पक्की खबर, क्या करूंगा मैं, सबको बुलाऊंगा, प्रेस मीट बुलाऊंगा कि हम ऐसा ऐसा एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है। तो मिलिट्री ने क्या किया, वहां पे प्रेस मीट बुलाया। कब बुलाया? 26 जनवरी 2021 में। जब प्रेस मीट से यह पूछा गया, प्रेस मीट ने पूछा, किससे पूछा, मिलिट्री के कमांडर से, क्या आप मिलिट्री रूल लागू करोगे? जवाब क्या था मिलिट्री का, सुनना, वर्डिंग पे जाना। हम ये नहीं कहते कि हम रूल करेंगे या अपना रूल लाएंगे, हम ये भी नहीं कहते कि हम अपना रूल नहीं लाएंगे। समझना, ऑफिशियल आंसर क्या दिया कमांडर इन चीफ ने, हम ये नहीं कहते कि हम रूल अपना लाएंगे या मिलिट्री को करेंगे, हम ये भी नहीं कहते कि हम नहीं करेंगे। समझा क्या ट्विस्ट, समझा क्या? हम नहीं भी करेंगे, हम करेंगे। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट था। तो यहां तक के लिखो, 26 जनवरी को थोड़ा सा हेडलाइन में लिख देना, तो हिंदी में स्टेटमेंट मदाओ। देखो ये एक वर्ड है तात मदाओ, एवरीवन, ये आपको थोड़ा सा पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है थोड़ा, तात मदाओ, ठीक है। तात मदाओ को क्या बोलते हैं वहां का हम, जैसे अपने इधर की आर्मी वगैरह है ना, वहां पे जो उनकी मिलिट्री वगैरह है उनका नाम क्या है, तात मदाओ, याद रहेगा, ये थोड़ा सा एरो करके इसका लिख देना। और ये जो मिलिट्री के अभी ये टाइम पे कमांडर है, ठीक है, अभी कमांडर इन चीफ, उनका नाम लिखना है तो लिख लो आप, मीन ऑंग लाइन, ठीक है। ये अभी के मिलिट्री इन चीफ है, कमांडर इन चीफ, क्या नाम है उनका, मीन ऑंग लाइन। थोड़े से वर्ड अलग अलग अजीब अजीब है, थोड़ा सा समझना इसे बेटा। मीन ऑंग लाइन ये अभी के मिलिट्री इन कमांडर है या कमांडर इन चीफ, समझ रहा है? हेड होता ना एक हेड, वो है ये मीन ऑंग लाइन, MINAUNG HLAING। बेटा टाइम नहीं है, बस चलो क्लियर, मैं मिटा रहा हूं इसे, बिल्कुल अपने पास टाइम नहीं है, अभी अपने को बहुत आगे बढ़ना है, इसे कवर भी करना है और दूसरे तरीके से, समझो हाँ क्या बोल रहा हूं मैं। अब ये 26 जनवरी को एक नोटिस जारी किया गया, प्रेस मीट में कमांडर इन चीफ ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? हम ये नहीं कहते कि हम क्या करेंगे, अपना शासन लागू करेंगे, हम ये भी नहीं कहते कि हम अपना शासन नहीं लागू करेंगे। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट मिला था कमांडर इन चीफ फ्रॉम म्यांमार ऑन प्रेस मीट ऑन विच डेट, 26 जनवरी 2021। अब 1 फरवरी नॉर्मल सब कुछ चल रहा था, जैसे न्यूज़पेपर में सब कुछ नॉर्मल आता वैसे सब कुछ चल रहा था। 1 फरवरी को कमांडर इन चीफ का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया। क्या आया कि तात्मदाव, ठीक है, जो तात्मदाव जो मिलिट्री है उनकी या आर्मी है, वो क्या करेंगे, वो प्रोटेक्ट करेंगे 2008 के कॉन्स्टिट्यूशन में, 8 या 10 में जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ था, वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोल रही है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ 2008 में, वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और वो किस हिसाब से करेंगे, जो एक्ट है उसके हिसाब से, कानूनी रूप से मिलिट्री जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे किसको, संविधान को या कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। उन्होंने रीजन क्या दिया, अब देखो आरोप क्या लगाया उन्होंने सूकी पे ये आरोप नहीं लगा कि आप भ्रष्टाचार हो, आप करप्शन करने वाले, आपने हमारा जो सजेशन होता है, सुझाव होता है, आपने ये नहीं माना, आपने कंट्री में ब्रेकडाउन किया, कुछ ऐसा कुछ एलिगेशन नहीं लगा उनके ऊपर। एलिगेशन क्या लगाया उनके ऊपर, आरोप क्या लगाया कि आपने इंपोर्ट की है, क्या इंपोर्ट की है, वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी पता है क्या, ये भी कोई एलिगेशन लगाने वाली, ये भी कोई लगाने वाली बात है। वॉकी टॉकी पता है क्या, पुलिस वालों के पास होता है वॉकी टॉकी, वही है, ठीक है। एलिगेशन क्या लगाया गया, वॉकी टॉकी क्या किया उन्होंने, इंपोर्ट करा।
और ये जनवरी से ही या नवंबर या दिसंबर से ही चल रहा था। क्या चल रहा था कि जो इलेक्शन शुरू की जीती है वो किस वजह से जीती है, वोटर फ्रॉड या एक पर्सन ने एक से ज्यादा वोटिंग की है। जैसे अपने इधर क्या है, एक पर्सन एक वोटिंग देगा, सब जगह पे ऐसे ही है, पर वहां पे एक पर्सन ने ज्यादा वोटिंग दी, ये फ्रॉड लगाया गया, रहेगा याद। और 1 फरवरी है, उसी के पहले रात को क्या किया गया, मिलिट्री ने क्या किया, हम 2008 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, कंट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उन्होंने क्या लगाया कि हम करीबन 1 साल तक के मिलिट्री रूल रखेंगे। कहां पे, म्यांमार में। इतना क्लियर है क्या? ये था अपना क्राइसिस। ये रूल नहीं कर रहा है, ठीक है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री जैसा अपना होता तो अपने इसमें कितना भी हो जाता, फिर भी अपने इसमें रूल या एग्जीक्यूटिव कौन करता, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वही जहां पे डेमोक्रेटिक नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान, सुना होगा आपने, कितनी मिलिट्री कॉप आते हैं वहां पे, कितना मिलिट्री रूल चलता है। तो वहां पे भी क्या चलता है, मिलिट्री रूल लोगों ने, जो मिलिट्री वाले थे उन्होंने लागू कर दिया। समझ रहा है क्या? जैसे मान लो कांग्रेस है मिलिट्री रूल या मिलिट्री वाले लोग, उनको भी रिजर्वेशन दिया है, उनकी भी पार्टी लड़ रही है, और अपन है बीजेपी वाले, ठीक है। अब अपन अच्छे से नॉर्मली डेमोक्रेटिक बनाने के चक्कर में कांग्रेस वालों को गुस्सा आ गया, उसने क्या किया, सबके बंदूक वगैरह रख दिया आगे में, जो लीडर से उनको हाउस अरेस्ट करवा दिया या जेल में बंद कर दिया, और उन्होंने अपना शासन चालू कर दिया। समझ रहा है क्या? ये जबरदस्ती वाला काम नहीं होता है क्या, वो है। इसमें आप वहां पे अगर बोलोगे सर हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई ऐसा कर सकता है, ये अपने देश में कोई नहीं कर सकता, बट जहां पे डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि वहां पे पहले भी मिलिट्री रूल आ चुका है, इसलिए वहां पे ऐसा हो सका। समझ रहा है क्या? क्लियर है क्या बेटा? ऑनलाइन में जिसने पूछा था, क्लियर है क्या? ओके, आगे बढ़े। अब इसको हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे अपने इंटरनेशनल रिलेशन से। जैसे कि मेंस के एग्जामिनेशन में आता इंटरनेशनल रिलेशन का कोई क्वेश्चन, ठीक है। फिलहाल इसको हम देखते हैं रिलेट करके कैसा रहेंगे। थोड़ी मुझे आपकी भी मदद चाहिए। जैसे कि इतना मानते हो यहां पे इंडिया है, ठीक है। इधर हम मान लेते हैं नॉर्थ अमेरिका, उसके नीचे साउथ अमेरिका, इतना तो अपने को अंडरस्टैंड है। इधर वाला मान लेते हैं अपन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, क्लियर है? इतना तो चलता है, ठीक है। इधर मान लेते हैं अपना यूरोप चालू हो गया, अरे है या ध्यान में नहीं है, अफ्रीकन के ऊपर से यूरोप चालू हो गया, कर सकते नहीं कर सकते। इधर मान लेते बड़ा वाला रशिया आएगा, पक्का। ये इधर मान लेते इसके नीचे थोड़ा सा चाइना होगा। अंडरस्टैंडिंग रखो बस, अपने को वो समझना। यहाँ यूरोप बोलते हैं हमने, चाइना, इंडिया, ठीक है। अब इधर साइड में पाकिस्तान, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट साइड में क्या है, पाकिस्तान, इतना क्लियर है। जो नॉर्थ ईस्ट में है, वेस्ट बंगाल के बाजू में, वेस्ट बंगाल का जो पट्टा है, वहां हमने क्या बोल दिया, ये बांग्लादेश है। इतना क्लियर है सभी को? बांग्लादेश। फिर इधर साइड हमने बोल दिया है, थोड़ा दूर में देख के हमने क्या बोल दिया, यहां म्यांमार है। इतना क्लियर है क्या? ठीक है। यहां पे ऐसा हमने बोल दिया श्रीलंका है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। इतना क्लियर। फिर इधर में अगर हम जाएं, जैसे ये क्या है, बांग्लादेश, अंडमान निकोबार आइलैंड। फिर इधर साइड अगर हम जाएंगे, क्या मिलेगा यहाँ पे अपने को, इंडोनेशिया, बिल्कुल सही, ऐसे ही कॉपरेट करते चलो। इंडोनेशिया, सुमात्रा, फिलीपींस वगैरह सब मिलेगा वहां पे। फिर यहाँ नीचे गए तो ऑस्ट्रेलिया, क्लियर है इतना? ठीक है। अब इधर साइड के और पट्टे में जाएंगे, इधर साइड, तो इंडिया को ऐसा जो कवर है, ये चाइना का पता है आपको बाउंड्री है, ठीक है। फिर इधर साइड जापान, ये वो दुनियादारी, उसे छोड़ो अभी के लिए। फिलहाल इतना समझो, चाइना का यहाँ पे कौन सा, साउथ ईस्ट रीजन या साउथ चाइना, पता है ना, साउथ चाइना ऐसा बाउंड्री है। इतना क्लियर है? अब जो जो इंपॉर्टेंट है मैं उसी को रखता हूं अपने लिए इंपॉर्टेंट, और उसके पास कौन है, एक म्यांमार। हमें रिलेशन उसका पढ़ना है जिसपे इंडिया का अफेक्ट हो, तो इंडिया भी इंपॉर्टेंट है, म्यांमार भी इंपॉर्टेंट है। चाइना ले लिया हमने, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट चाइना जो भी है, साउथ चाइना ले लिया, ठीक है। मलाक्का स्ट्रेट पता है आपको, मलाक्का स्ट्रेट, मलाक्का पोर्ट, मलेशिया सिंगापुर के साइड मलाक्का पोर्ट है, यहां पे करीब, ठीक है। इधर गल्फ कंट्रीज है, मानते हो इधर गल्फ कंट्रीज है। गल्फ कंट्रीज में कौन से सऊदी अरेबिया, यूएई,
बहरीन, सारे कंट्रीज है वहां पे, ठीक है। इधर हमने मान लिया क्या है, गल्फ कंट्रीज, ठीक है। ये म्यांमार है और इधर साउथ चाइना सी। देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, अगर ये समझ लिया ना, रिलेशन में नहीं का थोड़ा बहुत अपने मन से लिख भी सकते हो। देखो चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है, फिलहाल के लिए अपन ने क्या बोला, वो क्या है, चाइना है डेवलपिंग कंट्री। आपको इतना तो पता होगा उसकी जो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल है बहुत ज्यादा है। ऑयल कहां से मिलता है अपने को, गल्फ कंट्री से मिलता है। कहां से मिलता है, गल्फ कंट्री से। मतलब अगर चाइना को ऑयल चाहिए तो क्या करेगा, गल्फ कंट्री से कहां जाएगा, पहले मलाका पोर्ट या मलाका स्ट्रेट, यहां से कहां जाएगा, साउथ चाइना, यहां से ऑयल उसका क्या होगा, इंपोर्ट होगा। अभी तो चाइना की ये कंडीशन है कि उसका हर साल 6.7% ऑयल की डिमांड इंक्रीज हो रही है। ऑयल की डिमांड क्या हो रही है, और आपको पता है कि मेजर ऑयल प्रोड्यूसर या एक्सपोर्टर इज फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। इतना क्लियर है, ठीक है। अब मान लो कि चाइना के जगह आप होते, ठीक है, तो गल्फ कंट्री यहां से यहां जाती है, शिप से लेके जाती है, कोई भी चीज से लेके जाती है, पैसा लगता होगा ट्रांसपोर्ट का। आपको तो पता है इतने दूर ट्रांसपोर्ट कराना बहुत पैसा लगेगा। वही मान लो अगर चाइना यहां से ट्रांसपोर्ट कराती है तो रास्ता कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, टाइम भी कम लगेगा, पैसा भी बचेगा, और एक क्या मिल जाएगा अपने को, म्यांमार से कॉपरेशन मिल जाएगा। कॉपरेशन मतलब दोस्ती मिल जाएंगे, समझ रहा है क्या। तो चाइना क्या करेगा, किससे दोस्ती करना चाहेगा, समझ रहा है क्या, चाइना किससे दोस्ती करना चाहेगा, म्यांमार, ठीक है। म्यांमार का एक छोटा कंट्री है, क्या है म्यांमार, एक छोटा कंट्री, एज कंपेयर टू इंडिया छोटा है, ठीक है। म्यांमार अगर मिलिट्री रूल वहां चलाता है, चाइना ने उसे सपोर्ट किया, भाई तेरे को जो करना है कर, मैं तेरे इंटरनल पॉलिटिक्स पे कोई भी दखल नहीं दूंगा, ठीक है। चाइना ने उसका सपोर्ट किया, जबकि सब लोग उसका विरोध करते हैं, जैसे कि इंडिया है, यूएसए है, यूएसए में भी हम मान लेते हैं वहां के प्रेसिडेंट जो बिडेन है, ठीक है, और इधर इधर के जो भी कंट्रीज है, इधर साइड की जो भी कंट्रीज है, उन्हें कैसा चाहिए, डेमोक्रेटिक, कैसा चाहिए, डेमोक्रेटिक। बट चाइना क्या बोलता है, भाई तू मिलिट्री रूल लगा, कुछ भी लगा, मैं तेरे इंटरनल पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, बस तू मेरे साथ रहा, मैं तेरे पीछे। समझ रहा है क्या। जब सब लोग क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे, तब चाइना क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है चाइना सपोर्ट, पहली बात ऑयल एक्सपोर्ट के लिए रास्ता छोटा हो जाएगा, दूसरा उसका जो नियम है उसका हम बोलते हैं कंसेप्ट, वन बेल्ट वन रोड। क्या करता है चाइना, चाइना का पॉलिसी क्या है, बिल्कुल क्या बोलते हैं हम उसे, एक ऐसा प्राणी जो किसी को भी छोड़ता नहीं है, ठीक है। वो क्या करता है, कोई भी राना कंट्री उसको उधार देते जाता है, और क्या करता है, उसे कर्जे में डुबा देता है। समझ रहा है क्या। जैसे कि अपने इंडिया के पुराने लोग थे, क्या करता था, एक छोटा सा किसान या नॉर्मल किसान रहता था जिसके पास जमीन कम, साहूकार से पैसे लिया, ठीक है, जैसे ही उसने उपजाया साहूकार आता था लेके चले जाता था, अब भैया ये खाने के लिए बचता था, फिर और उधार लेता था, ऐसे उधार कर करके वो जीवन भर कर्जे में ही डुबा रहता था। वैसा चाइना पॉलिसी अपनाता है। जैसे अगर आपको इसका करना श्रीलंका में और इंडिया में, या पाकिस्तान का देख लो, पाकिस्तान पता है आपको, पाकिस्तान किसके कर्ज में डूबा हुआ है, समझ रहा है क्या, ठीक है। तो ये अपन इसको कभी और देखेंगे, फिलहाल ये समझ लो क्या हो जाएगा, पहले तो इसे ऑयल एक्सपोर्ट कराने में इजी हो जाएगा, इसका पैसा बचेगा इकोनॉमिकली। दूसरा क्या है, जो चाइना की पॉलिसी है वन बेल्ट वन रोड, ठीक है, इसकी पॉलिसी है कि ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं पे भी डेवलप करता है ताकि इसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब क्या हो जाए, इजी हो जाए। चाइना क्या करता है, जो भी प्रोड्यूस करता है, जो भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है उसको कैसे करता है, लार्ज नंबर में। समझ रहा है क्या, इसलिए तो आज क्या बैठा है, वो इकोनॉमिक जायंट बन के बैठा है, उसकी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास कोई भी चीज लेने जाओगे सब सस्ते में दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि वो मास प्रोड्यूस करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसके लिए कर रहा है। साथ ही साथ इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है। अब चाइना जो है ना, चाइना की शिप आपने सुना होगा, वो इधर घुसते आते रहती है, इंडिया की तरफ आती रहती है चाइना की शिप किस लिए आती है, मॉनिटरिंग करने के लिए, कुछ घुसपैठ तो नहीं है।
चाइना का आपको पॉलिसी पता है क्या? एक्सपांशनिस्ट। एक्सपांशनिस्ट मतलब जो भी अपना जगह है उसको क्या करो, बढ़ाते चलो, सब पे राज करते चलो। तो चाइना की शिप क्या होती है, इधर वगैरह आती रहती है। यहाँ पे इंडिया का अंडमान है या बे ऑफ बंगाल बोल सकते हैं, यहाँ पे है, ठीक है। अब क्या करता है चाइना, यहाँ पे ऐसी मॉनिटरिंग है, पेट्रोलिंग करने आती है। पुलिस को देखते हो रात को पेट्रोलिंग करते रहती है, कहाँ पे क्या चल रहा है, वैसे ही करने आती है, ठीक है। बट अगर अभी हम इंडियन है या कोई और देश यूएन में, यूनाइटेड नेशन जो ग्रुप बना है, उसमें कंप्लेन करे कि चाइना ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्या लिया जा सकता है, एक्शन। पर अगर वही म्यांमार से कांटेक्ट हो जाए और म्यांमार उसे अलाउ करे या वो अपना वन बेल्ट वन रोड वाला इनिशिएटिव वाला पॉलिसी अपना ले, तो वो इजीली बे ऑफ बंगाल या अंडमान सी यहां पे क्या कर सकता है, वो अपनी शिप लगा सकता है, यहां पे नॉर्मली पेट्रोलिंग कर सकता है। जैसे कि यहां पे आप कोचिंग पढ़ते हो तो आप आके क्या कर सकते हो, यहां के पेन यूज कर सकते हो। कोई बाहर का यूज कर सकता है क्या? नहीं। तो आपको यहां आने के पहले क्या करना पड़ेगा, एडमिशन करना पड़ेगा। वैसे ही चाइना क्या कर रहा है, अपनी एडमिशन या अपनी दोस्ती किससे कर रहा है? क्लियर है क्या? फायदा क्या होगा चाइना को? एक तो एक्सपोर्ट कराने में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो भी उसका प्लान है, जो भी पॉलिसी है वो करने में, डेबिट ट्रैप में डालने के लिए। थर्ड क्या बोला हमने, पेट्रोलिंग मॉनिटरिंग, यहाँ पे घुसपैठ कर सकता है वो। और जैसे नॉर्मली है, जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ ऑयल किसे सबसे ज्यादा, चाइना को, तो म्यांमार से भी क्या कर सकता है, जो भी ऑयल प्रोड्यूस होगा वो उसे क्या कर सकता है, खरीद सकता है, या उसे कर्जे में डुबा देगा तो वहां से वो, समझ गया ना, कम दाम में भी ले सकता है। क्लियर है? लिखते हो मन से, जल्दी लिखो, 2 मिनट का टाइम देता हूं, समझते चलना कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है। और एक चीज, 2017 में रोहिंग्या क्राइसिस पता है क्या आपको? रोहिंग्या क्राइसिस देखो, जैसे कि नॉर्मल से हम बात करते हैं, रोहिंग्या क्राइसिस क्या है कि म्यांमार में कुछ लोग मोमेडियन कास्ट के, अब म्यांमार क्या है, वहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे, क्रिश्चियन, कैसे लोग, तो वो क्या चाहेंगे, लोग कैसे रहे, सारे बन के क्रिश्चियन। अब जो वहां पे मोमेडियन है, जो समझ लो वर्ल्ड वॉर के टाइम आए होंगे, आए थे, कुछ हजार लोग आए थे, पर आपको तो पता है पॉपुलेशन ग्रोथ, फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, रिप्रोडक्शन या जो भी है, तो उससे पॉपुलेशन बढ़ती है। तो वहां पे जो मिलिट्री है उन्होंने रोहिंग्या जिनोसाइड किया, मतलब सभी को मारना चालू कर दिया, ठीक है, सभी को मारना चालू कर दिया। उसमें इनिशिएटिव किसका था, मिलिट्री का था। किसका था? मिलिट्री का। पर उस टाइम पे पावर में कौन थी, सू की, समझना, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इनिशिएटिव किसका था, मारने का काम किसका था, मारने वाले का, मिलिट्री, ठीक है, पर वो टाइम पे पावर में कौन थी, सू की। अब सीधी बात है, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ठीक है, जैसे इंडिया का अपना अलग है ह्यूमन राइट कमीशन, कोई भी जेल में अगर किसी को मार देते हैं अपन, कोई पुलिस वाले ने मार दे तो उसके ऊपर चलती है कि क्या होगा, कैसे ये होगा, पूछते। स्टेट के लिए अलग है, अभी डिस्ट्रिक्ट के लिए भी बन रहा है, मे बी, मुझे उतना आइडिया नहीं, कंफर्म नहीं कि कहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट कमीशन है। बट अपन पढ़ चुके कि इंडियन का या इंडिया नेशनल पे है और स्टेट पे क्या है, ह्यूमन राइट कमीशन बना। वैसे ही इंटरनेशनल स्तर पर अब भैया जो हेडी है वही अगर गलती कर रहा है तो उसके लिए कोई तो कोई देखने वाला होगा। तो जब यूएन में लेके गया या सूकी जब गई, अब जो हेड है उसी ही लेके जाएंगे, सूकी वो टाइम पे पावर में थी, तो उसे जब बुलाया गया उस टाइम पे पता है उसने क्या किया, उस टाइम पे उसने अपने मिलिट्री टीम को डिफेंड किया। मिलिट्री टीम मतलब जो उसकी मिलिट्री थी उसको डिफेंड किया, अपने कंट्री के पीपल को डिफेंड किया। किस चीज से डिफेंड किया पता है? ताकि उनके ऊपर सैंक्शन ना लगे। अभी सैंक्शन क्या होता है? सैंक्शन होता है रिस्ट्रिक्शन। क्या होता है सैंक्शन? रिस्ट्रिक्शन। किस चीज पे रिस्ट्रिक्शन? मान लो मैं हूं अमेरिका, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे आगे में, सबसे ऊपर में कौन है? अमेरिका, यूएस है, इतना याद है सभी को। उसके बाद चाइना, दुनियादारी जो है वो पहले अपन मान लेते हैं अमेरिका, ठीक है, इकोनॉमी में उसका है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी उसका नाम है। अब मैंने क्या किया, एक कंट्री पे सैंक्शन लगा दिया, ठीक है, मैंने एक कंट्री पर सैंक्शन लगा दिया। सैंक्शन लगाने के बाद क्या होगा, मैं यहाँ पे जाइंट बैठा हूं, मैं कौन हूं? अमेरिका। मैं बोल दूंगा कि भैया तू मेरे कंट्री में नहीं आ सकता। क्या बोलूंगा मैं इसे? मेरे कंट्री में नहीं आ सकता। अब हो सके अमेरिका का ऐसा दिमाग पलट जाए कि जो भी इस कंट्री को अलाउ करेगा मैं उसके साथ दोस्ती नहीं रखूंगा। समझ रहा है क्या? अगर मैंने इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया तो अमेरिका क्या बोलेगा, तेरे कंट्री का एक भी इंसान मेरे कंट्री में नहीं आने को, ना मैं एक को भी वीजा नहीं दूंगा, ठीक है, वीजा पासपोर्ट मेरे कंट्री का नहीं बनेगा।
अगर वो दूसरा कोई कंट्री उसे शरण देता है या उसका बुलाता है तो अमेरिका क्या बोलेगा, बेटा तू उसे बुला रहा ना, तेरे ऊपर भी सैंक्शन लगा दो। मतलब सैंक्शन मतलब क्या होता है, नॉर्मली क्या मानते हैं, रिस्ट्रिक्शन। और सू की को क्यों ज्यादा मानते हैं पता है, एक कहानी है कि उनके जो हस्बैंड है वो कहां थे, ब्रिटेन में। ठीक है, इलेक्शन के दौरान 1988 की बात है या 1991 की बात है, आया 1997 ईयर, या क्योंकि हाउस अरेस्ट में थी वो, तो 1999 में उनकी डेथ हुई। उनके जो हस्बैंड है उनकी डेथ कब हुई, 1999, इस ये ईयर में क्या हुई, डेथ हुई। डेथ जब हो रही थी तो बताया गया था कि उन्हें कैंसर है। क्या है उन्हें, कैंसर। नॉर्मल सी बात है, किसी को भी अपने को अगर कैंसर है तो क्या करते हैं, उनकी जो वाइफ है वो जाना ही था उन्हें देखने के लिए। ठीक है, जब इन्होंने बोला कि जो उनके पति थे कि उन्हें म्यांमार आना, तो उन्हें पासपोर्ट नहीं दिया गया, वीजा, पासपोर्ट वीजा नहीं दिया गया, उनके हस्बैंड को पासपोर्ट वीजा नहीं दिया गया। अब जो सू की थी वो जा सकती थी, वो कहां जा सकती थी, ब्रिटेन, क्योंकि मिलिट्री वाले वही चाहते थे कि जो सू की है वो कहां चले जाए, ब्रिटेन। और एक बार ब्रिटेन चले जाए उसके बाद हम उसको म्यांमार में घुसने नहीं देंगे। समझ रहे हैं क्या? तो सू की उस टाइम पे पता है गई नहीं, वो हाउस अरेस्ट में रही और वो गई नहीं। तो माना जाता है या बोला जाता है कि सू की ने अपना सब कुछ छोड़ा, उनके हस्बैंड, उनके घर बार सब कुछ छोड़ा, जस्ट फॉर द पीपल, जस्ट फॉर द नेशन। इसलिए उनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो लोगों में बहुत ज्यादा थी। जैसे कि आप में से किसी को बोलते हैं, जैसे हम एक नॉर्मली पुलिस को देखते हैं, आर्मी को देखते हैं, हम देखते तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते। क्यों करते रिस्पेक्ट? क्योंकि वो सब कुछ छोड़ के अपने देश में अमन, शांति, पीस सब अच्छे से रहे, इसलिए वो क्या करते हैं, अपने फैमिली को छोड़ के कहां पे तैनात होते हैं, बॉर्डर पे। ठीक है, वैसे ही सूकी को इसलिए ज्यादा मानते थे क्योंकि उन्होंने सब कुछ छोड़कर वो ब्रिटेन नहीं गई, वो कहां पे रह गई, म्यांमार में। क्लियर है? इससे आपको समझा चाइना का फायदा। ठीक है, अब कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जो ये म्यांमार में सत्ता पलटी, समझना, म्यांमार में सत्ता पलटी, इसमें हाथ हो सकता है चाइना का। इसमें हाथ किसका हो सकता है, चाइना। ठीक है, कुछ बोलते कि नहीं रह सकता। समझ रहे क्या? अब चाइना वाले का हाथ क्यों रह सकता है? इसको एक ने रिलेट करके बोल दिया कि जब इंडिया में 1962 पे वॉर हुआ था चाइना के साथ, वही टाइम पे हमने देखा म्यांमार में क्या हुआ था, फर्स्ट मिलिट्री कोप। याद है नहीं है? पहला म्यांमार में मिलिट्री कोप कब आया, 1962 में। इंडिया और चाइना का वॉर कब हुआ था, 1962 में। तो इसको कोई रिलेट करके बोल सकता है कि भाई चाइना का भी क्या हो सकता है, इसमें हाथ हो सकता है। क्लियर है क्या? इतना क्लियर है चाइना के लिए? हमने ये देख लिया कि चाइना को क्या क्या फायदा होने वाला है जियो स्ट्रेटेजिक लेवल पे, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। अब इंडिया क्या कर सकती है? ठीक है, इंडिया के ऊपर क्या होगा, इंपैक्ट पड़ेगा। किस चीज का इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि अब ये क्या है, मिलिट्री कोप का सेशन है और हम कैसे डेमोक्रेटिक कंट्री है, नॉर्मल सा हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में थोड़ा चेंज होगा, हमारी पॉलिसीज चेंज होंगी, क्योंकि हम जो है, हम किस चीज में मानते हैं, हम डेमोक्रेसी में मानते हैं, प्रजातंत्र में मानते हैं। ठीक है, ये चेंज हुआ। अब इंडिया ऐसा क्या कर सकता है या इंडिया के लिए कैसे फायदेमंद है? देखो, आपने ये सुना एशियन कंट्री, ये म्यांमार के सब इधर वाले। ठीक है, तो म्यांमार पहला ऐसा कंट्री है जो इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भाग है। ये इंडिया है, इसका ईस्ट साइड ये है, ईस्ट साइड। तो ईस्ट साइड में जाने के लिए पहला कंट्री कौन है वहां पे, म्यांमार। म्यांमार क्या है, गेटवे है जाने के लिए। अगर आपको पूछे गेटवे टू द ईस्ट या गेटवे टू द एक्ट ईस्ट पॉलिसी, नथिंग बट कौन है वो, म्यांमार रहेगा यार। क्लियर है? ठीक है, और क्या कर सकते हैं? और नेवल एक्सरसाइज कर सकती है इंडिया। जैसे नेवल एक्सरसाइज मतलब अभी क्वाड कंट्री के साथ की है। किसके किसके साथ? अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ नेवल एक्सरसाइज की है इंडिया ने। इससे क्या होगा, जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, समझ रहा है क्या, मैरीटाइम सिक्योरिटी या नॉर्मल जो सिक्योरिटी पर्पस है, वो कंट्री क्या हो जाएंगे, गुच्छे में बन जाएंगे। क्यों गुच्छे में बन जाएंगे? और उससे क्या होगा, अगर इंडिया समझ लो क्वाड कंट्री बन जाती है या क्वाड कंट्री रहती है, पता है इंडियन ओशियन में है दबदबा, पैसिफिक ओशियन में किसका किसका, इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया।
अगर ये लोग पैसिफिक ओशन में, इंडियन ओशन में रहेंगे, ठीक है, तो चाइना को भी डर रहेगा कि अगर मैं किसी के साथ ज्यादा गलती कर देता तो मेरे ऊपर सब अटैक कर सकते हैं, ठीक है, वैसे कर सकता है। इंडिया इसको सुधार कैसे सकता है? इंडिया इसे सुधार कैसे सकता है? क्या करेगा इंडिया इसके लिए? इंडिया ने क्या किया है, एक रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक चीज याद रखना, देखो ये जो रखाइन स्टेट है ना, रोहिंग्या क्राइसिस यहां पे हुआ था। जैसे इंडिया है वैसा म्यांमार है, उसमें एमपी है, कौन सा स्टेट है? रखाइन। रखाइन स्टेट क्यों फेमस है? क्योंकि यहां पे क्या हुआ था? रोहिंग्या क्राइसिस। रोहिंग्या क्राइसिस क्या है उसके लिए ऊपर अपन अलग से देखेंगे, रोहिंग्या क्राइसिस याद रहेगा, ठीक है। वहां पे क्या किया है इंडिया ने? रखाइन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया, और इसके लिए इंडिया पैसा देता है। क्या करता है उसके लिए? इंडिया पैसा देता है, रहेगा ध्यान। किस लिए पैसा देता है? ताकि ये रखाइन स्टेट जो है यहां पे पीस आ सके, यहां पे डेवलप हो सके, और जो रोहिंग्या के लोग हैं, ठीक है, उन्हें यहां पे जगह मिल सके और वो यहां पे अच्छे से रह सके। इसके लिए इंडिया वो प्रोग्राम चलाती है, रहेगा यार पक्का, ठीक है। और इंडिया ने जैसे कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च की है, जैसे कि हम प्रोजेक्ट मानते हैं कि सितावा पोर्ट, कुछ पोर्ट के नाम है, ये आपको लोकेशन देखना पड़ेगा, मे बी वो रखाइन स्टेट के ही आसपास है। तो इंडिया ने भी क्या किया है, जैसे चाइना ने किया है वैसा इंडिया भी क्या कर रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। और इंडिया में एक स्पेशलिटी क्या है जो चाइना नहीं कर सकती है, इंडिया किस चीज पे ध्यान देता है, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया म्यांमार में, ठीक है, तो ये सब चीजों पे चाइना ध्यान नहीं देता है। चाइना किस चीजों पे ध्यान देता है? पैसा देने पर इंडिया सॉफ्ट स्किल में, सॉफ्ट स्किल मतलब समझता है ना, कल्चरल के हिसाब से, जैसे जो म्यांमार है अपने बाजू में ही है, तो उनका कल्चर और इंडिया का कल्चर थोड़ा बहुत तो सेम होगा, वो हो गया। और अपन क्या बोल सकते हैं इंडिया के कल्चर के बाद? और सॉफ्ट स्किल जो है अपना हैबिटेट वगैरह, ठीक है, या जो अपना सब जगह पे इज्जत बना हुआ है, डेमोक्रेटिक कंट्री, जियो और जीने दो। चाइना का ऐसा नहीं है। और क्या कर सकते हैं? और इंडिया में क्या है क्वालिटी, खूबियां? फैमिली टाइप के रह सकते हैं अपन, अच्छे से रह सकते हैं, ठीक है। और एक नॉर्मल सी बात है, अगर म्यांमार अच्छे से रहा, म्यांमार में मिलिट्री को नहीं रहा, अगर म्यांमार अच्छे से रहा, अपने लिए फायदेमंद क्यों है? अगर म्यांमार अच्छे से रहा, नॉर्मली बात है, अगर यहाँ पे बॉर्डर लाइन अपनी अच्छी से रहे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो अच्छा डेवलपमेंट होगा, यहाँ डेवलपमेंट होगा तो अपने नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट अच्छा होगा। समझ रहा है क्या? म्यांमार से कितने स्टेट रिलेटेड है अपने? 4। कौन से? अरुणाचल प्रदेश, और क्या बताया था मैंने? नहीं स्टेट बोला बेटा, ईटानगर तो कैपिटल बता रहे हो, बताओ क्या है? नागालैंड, बिल्कुल सही, नागालैंड और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, ये 4 स्टेट किससे रिलेटेड है? किससे बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं? म्यांमार से। अगर म्यांमार में सब अच्छे से रहा, सब पीस रहा, अच्छे से हमारा बॉर्डर लाइन रहा, तो जो पैसा है हम जो बॉर्डर पे वेस्ट कर रहे हैं, उसी से हम थोड़ा पैसा निकाल के क्या कर सकते हैं? अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हैं जाके, जिसमें हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इजी हो। जैसे म्यांमार से हम क्या लेते हैं? हम राइस अभी लेते हैं, हम क्या लेते हैं वहां से? राइस क्या करते हैं? इंपोर्ट कराते हैं, ठीक है, या पल्सेस, पहले पल्सेस लेते थे, अभी क्या करते हैं? हम राइस इंपोर्ट कराते हैं। तो इससे क्या होता? म्यांमार का भी फायदा होता, अपना भी फायदा होता। समझ रहा है क्या? दोनों साथ साथ चलो, कॉर्डियल रिलेशन बना के रखो, ठीक है, याद रहेगा, क्लियर है सभी को। और ये चीज याद रखना कि पिछले 2 डिकेड में पहला चाइना का, क्या बोलते हैं हम, चाइना का रूल करने वाला क्या है उनका नाम? जी जिनपिंग। चाइना में रूल करते हैं, उनका नाम क्या है? हेड शी जिनपिंग। तो उनका विजिट भी हो चुका है। सिमिलरली फिर इंडिया ने भी देखा 2017 में विजिट किया है मेरे ख्याल से, हाँ 2020 में चाइना ने विजिट किया और 2017 में मोदी जी ने विजिट किया वहां पे। क्यों किया है विजिट? एक नॉर्मल सा सोचो, जब बिल्कुल हेड, मोदी का है अपने हेड है, जी जिनपिंग उनके हेड है, अगर वो विजिट कर रहे मतलब कुछ तो होंगे उसमें बात, नहीं तो मोदी जी खुद जाते क्या? कोई अपने नीचे के जो पोजीशन में उन्हें भेज देते थे,
पर वो क्या कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं, मतलब कोई तो स्पेशल बात होंगे। तो इतना समझ लो कि कितने सीरियस है इंडियन या चाइना अपने कब्जे में नहीं, हम सीधा इंडिया का मानते कि हाथ मिलाने में, और चाइना को मान लेते कि उनको डेबिट ट्रैप में, कर्जे में डुबाने के लिए। क्लियर है इतना? और किसी को कुछ डाउट है जो मुझसे छूट गया होगा?